सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग सारा आकाश का 10वां अध्याय पढ़ेंगे। जो 10वां अध्याय पूर्वार्ध का अंतिम अध्याय है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब तक आपने देखा कि प्रभा और समर की शादी हुई है, लेकिन दोनों के बीच कोई तादात्म्य स्थापित नहीं हो पा रहा है। और घर की जो उसकी आर्थिक स्थिति है, जिसके कारण घर के सदस्य परेशान रहते हैं, और उसका प्रभाव जो है प्रभा और समर के रिश्तों पर भी पड़ता है। किस तरह से आर्थिक स्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां मनुष्य के रिश्तों को प्रभावित करती हैं, वह इस पूर्वार्ध में आपने देखा कि अगर समर के घर की आर्थिक स्थिति अच्छी होती, अगर वहाँ अभाव नहीं होता, अगर समर के पास भी कोई नौकरी होती, यदि उसके पिता के पास भी अगर धन संपत्ति होती, तो शायद ये स्थिति नहीं आती। तो अर्थ जो है मनुष्य के जीवन में कितनी अहम भूमिका निभाता है, वह भी इस उपन्यास के पूर्वार्ध में हमें दिखाई पड़ता है। जो सारे झगड़े हैं घर में हो रहे हैं, तो छोटी मोटी जो भी विवाद हो रहे हैं, उसके मूल कारण जो है अर्थ है, पैसा है, धन का अभाव है। ठीक है। इसके अलावा कम उम्र में जब लड़के और लड़की की शादी कर दी जाती है, उनकी शिक्षा के बीच में कर दी जाती है, तो वे आपस में सामंजस्य नहीं बिठा पाते। उनको सामंजस्य बिठाने में दिक्कतें आती हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि तो मैच्योरिटी जो होनी चाहिए दाम्पत्य रिश्तों में, वह नहीं आ पाती है। इसके लिए ज़रूरी होता है कि दोनों जो है अपनी शिक्षा पूरी कर चुके हों, दोनों जो है वयस्क हो चुके हों, तभी जाकर दोनों के बीच में एक जो प्रजातांत्रिक जो रिश्ता होता है, एक जनतांत्रिक जो रिश्ता होता है, एक समान स्तर का जो रिश्ता होता है, वह कायम हो सकता है। और ऐसा नहीं होता तो दाम्पत्य जीवन दुखमय हो जाता है। तो आपने देखा कि किस तरह से समर और प्रभा के बीच में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, और घर वाले भी इस दिशा में कोई योगदान नहीं दे रहे हैं, बल्कि वे लोग उनके बीच की दूरियां बढ़ाने में ही लगे रहते हैं। तमाम तरह से, जैसे प्रभा की शिकायत जो है उससे समर से की जाती है, ताकि समर के मन में और खटास पैदा हो। हालांकि समर इस कारण से नहीं दुखी है, परेशान है कि जो है प्रभा के बारे में लोग बुराई करते हैं, प्रभा में तमाम बुराइयां गिनाई जाती हैं। वह उन कारणों से प्रभा से नाराज नहीं है। वह प्रभा से इस कारण नाराज है कि उसको लगता है कि प्रभा बहुत घमंडी लड़की है, और वह अपने पति धर्म का निर्वाह, उसके प्रति जो उसका धर्म है, पत्नीवत जो व्यवहार है, वह करने में अक्षम है। वह नहीं करना चाहती, क्योंकि वह घमंडी लड़की है। तो उसके मन में ये जो पूर्वाग्रह है कि ऐसा ही है, और इसको जो है इसके जो ये उसका जो ये शक है, उसको हवा देने का काम उसकी बड़ी भाभी, उसकी माँ और पिता और भाई सब करते रहते हैं कि हाँ, सचमुच प्रभा जो है वह घमंडी लड़की है, और वह किसी के प्रति अपने कर्तव्य का उस तरह से पालन नहीं कर रही है जैसा कि उसे करना चाहिए। तो ये दोनों के बीच में जो तादात्म्य नहीं बन पाता है, ये आप देखते हैं कि प्रथम अध्याय से शुरुआत होती है, और 9वें अध्याय तक आप देखते हैं कि इन दोनों के बीच में तालमेल नहीं बन पाया है। प्रभा एक बार मायके भी जा चुकी है, और काफ़ी समय बाद ससुराल लौट के आई है। उसके बाद भी समर और उसके बीच दाम्पत्य संबंध कायम नहीं हो पाया है। उनके बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं, उनके मनोमालिन्य जो है बढ़ते जा रहे हैं। प्रभा को लगता है कि समर उसकी उपेक्षा कर रहा है, और समर को लगता है कि प्रभा उसकी परवाह नहीं करती। इन दोनों के बीच ये स्थिति चलती रहती है। इसके साथ साथ
पारिवारिक जो झगड़े हैं, तमाम तरह के वैमनस्य हैं, वह भी खुलकर सामने आते हैं। लेकिन 10वें अध्याय तक आते आते लेखक जो है अब दोनों के बीच एक तादात्म्य स्थापित करने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है। वह जो है इस तरह की स्थिति बनाता है, इस तरह का सीन क्रिएट करता है कि जिससे नायक और नायिका का मिलन हो सके। और इसमें आप देखते हैं कि समर जो है उसकी परीक्षा समाप्त हो गई रहती है और वह अपने दो मित्र के साथ, दिवाकर और उसकी पत्नी के साथ फिल्म देखकर लौटता है। और फिल्म के जो रोमांटिक सीन है, जो उनके प्रणय दृश्य हैं, उससे वह प्रभावित हुआ रहता है और वह कहीं ना कहीं उसके मन में प्रभा के प्रति जो कोमल भावनाएं हैं, जो दबी रहती हैं, वह उभर कर सामने आ रही हैं। वह घर आता है और देखता है कि जो है प्रभा अपने कमरे में नहीं है और वह उसके लिए खाना, जो प्रतिदिन उसके लिए खाना और पानी ढक कर रख देती थी, वह भी वहाँ पर नहीं है। तो सोचता है कि चलो कम तो खाना खा कर ही आया हूँ, लेकिन वो लेटता है और फिर वो उसकी परवाह नहीं करता कि वो नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो फिर वो उसे प्यास लगती है और पानी पीने उठता है और देखता है कि वो छत के किनारे एक जगह जहाँ पानी रखा रहता है वहाँ तक जाता है, तो वहाँ देखता है कि प्रभा बैठी रो रही है। पहले तो वो उसे दूर से देखकर डर जाता है कि इतनी रात को कौन यहाँ पर बैठा है। फिर उसके बाद से वह पास जाता है तो देखता है कि ये तो प्रभा रो रही है। तो पहले वह उनसे कुछ नहीं बोलता, लौट आता है। फिर उसका मन कचोटता है कि वह जो लड़की है वह उसी के भरोसे तो, उसी से तो विवाह करके इस नई जगह पर आई है, तो उसका दायित्व तो बनता है अपनी पत्नी के प्रति कि यह पूछे कि वह क्यों रो रही है। तो वह उसके पास जाता है और उसके पास जाकर पूछता है कि इतनी रात को यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो। प्रभा को जब जो ही सहानुभूति मिलती है, जो ही पति की ये बात सुनती है, वह और तेज रोने लगती है और गुस्से में उसे बोलती है कि आपसे क्या मतलब है, जाइए आप सोइए। ये जो नाराज़गी है वह जो है प्रेम की नाराज़गी है, जिसमें ये उलाहना है कि आप मेरे पति हैं और आपके लिए मैं अपना घर छोड़कर आई हूँ, लेकिन आपको मेरी कोई परवाह नहीं है। आपको कोई चिंता नहीं है कि मैं मर रही हूँ कि जी रही हूँ, मैं किस हाल में हूँ। इतने दिन हो गए विवाह के, आपने मुझसे बात तक नहीं की है। बात करने तो दूर, आपने जो है कभी भी मुझे देखा भी नहीं है ठीक से, और जो है उस पर भी एक छोटी सी गलती के कारण, जो असावधानी में या भूलवश जो एक गलती हो गई थी कि जब प्रभा ने जो है मिट्टी के गणेश जी को जो है उस न समझ कर के मिट्टी के गणेश की पूजा हुई है। छोटा सा एक ढेला था, मिट्टी की कोई मूर्ति नहीं थी गणेश की कि वो समझ में आए कि गणेश जी इसको माना गया है। वो मिट्टी के एक ढेले को गणेश का प्रतीक मानकर जो है वहाँ पर रख दिया गया था पूजा करके, और प्रभा अनजाने में उसको मिट्टी का ढेला समझकर उससे बर्तन मांज लिया था उसने, और जिसके कारण घर वाले तो उसे बुरा भला कह ही रहे थे, समर ने भी उसे जोर का तमाचा मार दिया था। ये उसका अब तक का जो है संबंध था कि अपनी पत्नी को, जिसे वो बात भी इतने दिनों में जिसने उससे नहीं किया था, और उसको थप्पड़ मार दिया था, वो भी ऐसी गलती के लिए जो गलती भी नहीं थी। तो ये बात जो है, सारी चीज़ें समर के मन में कहीं ना कहीं ये दबी हुई थी कि वह प्रभा के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा है। वह उसे इस बात की सजा दे रहा है कि वह अपने आप से उससे क्यों नहीं बात करती, वह उसे पारंपरिक पत्नी की तरह व्यवहार क्यों नहीं करती। तो वो बस इस बात से नाराज़ है, इसलिए वो जो है उसकी उपेक्षा करता है। उसको रात दिन काम में खटते देखकर भी उसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखता है। उसका मेल ईगो जो है, पुरुष अहंकार जो है, वह उस पर हावी है और वह प्रभा को कष्ट में देखकर बहुत प्रसन्न होता रहता है। लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है, उसके अंदर जो दिल है उसका, वह कहीं ना कहीं प्रभा को प्यार भी करता है, क्योंकि वो उसकी पत्नी है
और वह प्रभा के प्रति आकर्षित भी है। इसलिए कहीं ना कहीं उसे कभी ना कभी आभास होता रहता है बीच बीच में कि वह गलत कर रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए जब प्रभा उसे उलाहना देती है कि आपको क्या है, आप जाइए, आप जाकर सोइए, तो वह कहता है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो प्रभा, तुम मुझसे नाराज हो। प्रभा ये सुनते ही, आप जानते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति दुखी होता है और उससे कोई सहानुभूति प्रकट करता है तो वह व्यक्ति बहुत ही और तेज रोने लगता है, उसका दुख और भी प्रचंड रूप में उसके सामने आ जाता है। तो प्रभा को रोते देख जो ही पूछता है समर कि तुम मुझसे नाराज हो क्या। प्रभा ये सुनते ही प्रभा जो है उससे लिपट जाती है और बहुत रोती है और वह सब कहती है कि आप मुझे मार डालिए, आखिर क्यों मुझे ये सज़ा दे रहे हैं, आखिर क्यों आप मुझसे इस तरह का व्यवहार करते हैं, कभी आपने मेरा हाल चाल नहीं पूछा, कभी मेरे बारे में जानने की इच्छा नहीं की, कभी आपने ये नहीं सोचा कि मैं कैसे जी रही हूँ। आपका दायित्व है, आप पति हैं, आपके भरोसे मैं यहाँ पर आई हूँ। तब समर को शिद्दत से ये एहसास होता है कि वह गलत है, वह गलत कर रहा था, और वो जो है फूट फूट कर वो भी रोने लगता है। दोनों पति पत्नी जब रोते हैं, एक दूसरे के गले लगकर रोते हैं, और इस उनके जो इनका जो इस तरह का मिलन होता है, इस तरह के जो उनके आंसू निकलते हैं, उन आंसुओं से उनके सारे शिकवे शिकायतें दूर हो जाते हैं और उनके बीच जो संबंध बनता है और बड़ा प्रगाढ़ संबंध कायम होता है। उस दिन से, उस मिलन से जो है दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझने लगते हैं, एक दूसरे को जानने लगते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करने लगते हैं। अब जो है समर खुलकर उसके बाद सामने आता है और अगर प्रभा के साथ कहीं भी अन्याय देखता है तो वह लड़ पड़ता है, वह विरोध करता है, प्रतिरोध करता है। अब उसे ये एहसास होता है कि प्रभा में कोई खोट नहीं है, प्रभा में कोई दोष नहीं है, प्रभा बिल्कुल घमंडी लड़की नहीं है, वह स्वाभिमानी है, वह गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब उस पर लांछन लगाया जाता है कि वह छत पर नैन मटक्का करने जाती है तो इस बात से वो बहुत दुखी होती है। वो कहती है कि मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरे चरित्र पर उंगली उठाए। ठीक है, घर में बहुत सारे अभाव हैं, उन अभावों के बीच में भी वह खुश रह सकती है, वह प्रसन्न रह सकती है, लेकिन कोई उसके चरित्र पर उंगली उठाए यह वह बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो सब कुछ जानती है कि किस तरह अम्मा उसको हमेशा कोसती रहती हैं, किस तरह भाभी उससे ईर्ष्या करती हैं, लेकिन वह कभी बुरा नहीं मानती, वह सबकी सेवा करती है, सारा काम करती है, अपने सारे दायित्व का निर्वाह करती है। लेकिन जब उसका जो है मान हनन होता है, जब उसके चरित्र पर उंगली उठाई जाती है तो वह प्रतिरोध दर्ज कराती है। वह कहती है कि नहीं, मैं ये चीज़ नहीं बर्दाश्त कर सकती। वह समर को भी बार बार समझाती है कि अपने माता पिता के प्रति अपने दायित्व का पालन करो, और वो कभी नहीं चाहती है कि समर जो है उसके लिए लड़ाई करे। वो कहती है कि नहीं, ये सब गलत है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, आपको जो है अपने माता पिता के प्रति अपने सारे दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। वो बिल्कुल ये पसंद नहीं करती है कि वो समर जो है अपने काम को ठीक से न करे या अपने माता पिता के प्रति कोई अवमानना दिखाए। वह बराबर प्रयास करती रहती है, खुद भी और समर को भी वह उसकी ओर प्रेरित करती रहती है। तो आपने देखा कि इस अध्याय में, आपके जो 10वें अध्याय में जो पूर्वार्ध का अंतिम अध्याय है, यहाँ तक आते आते जो है समर और प्रभा के बीच एक रिश्ता, एक दाम्पत्य संबंध जो कायम होता है वह काफ़ी जो है प्रगाढ़ होता है, स्थायी होता है। उनके बीच की सारी गलतफहमियाँ दूर हो जाती हैं। इसके बाद नए सिरे से लड़ने के लिए समर तैयार हो जाता है। तो बच्चों, आपने प्रथम अध्याय से लेकर 10वें अध्याय तक जो पढ़ा, पूर्वार्ध का जो आपका जो अध्याय है
उसमें सब शुरू से अंत तक आपने देखा कि किस तरह से जो लेखक ने, जो राजेंद्र यादव, जो बड़े ही प्रगतिशील विचारधारा के लेखक थे, उन्होंने किस तरह से तत्कालीन, मैंने आपको बार बार बताया है कि तत्कालीन का मतलब उस समय जब यह उपन्यास लिखा जा रहा था, यानी 1950 के आसपास जब ये उपन्यास लिखा जा रहा था, जो विदेश कुछ समय पूर्व ही आज़ाद हुआ था, उस समय देश की जो आर्थिक स्थिति डवाडोल थी और उस समय जो समाज था जो एक संक्रमण के दौर से गुजर रहा था, उसमें काफ़ी तब्दीली आ रही थी, बदलाव आ रहे थे, पुरानी मान्यताएं टूट रही थी, नई मान्यताओं का स्वागत हो रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल की स्थिति थी। वैसे समय में ऐसे जो मध्यवर्गीय, निम्न मध्यवर्गीय परिवार में जो लोगों की स्थिति थी, वह बहुत ही उन्होंने स्पष्ट तरीके से इस उपन्यास में दर्शाया है कि क्या स्थिति थी, परिवार में किस तरह से षड्यंत्र होते हैं, किस तरह की बातें होती हैं, किस तरह से उठापटक होती है, किन किन मुद्दों पर वहाँ जोर दिया जाता है। ये सारी बातें इस तरह से लेखक हमारे सामने रखता है कि ऐसा लगता है कि वह हमारे आसपास किसी गांव कस्बे की कहानी है। अब हालांकि आज रूप काफ़ी बदल चुका है, आज का परिवार बदल चुका है, समाज बदल चुका है, राज्य बदल चुका है, देश बदल चुका है। आज हम उतने कमज़ोर नहीं हैं, ना हमारा देश आर्थिक रूप से उतनी बुरी स्थिति में है जैसा 1950 के आसपास था। तो उसकी वजह से समाज, परिवार पर भी उसका प्रभाव पड़ा है। और आप देखते हैं कि आज न तो परिवार में लड़कियों की स्थिति उतनी दयनीय है जितना कि उपन्यास में दिखाया गया है। आज मुन्नी आपको नहीं मिलेगी। आज की जो मुन्नी है वह बिल्कुल इसके पर विरोध करती है कि उसकी पढ़ाई छुड़ाकर उसका विवाह न किया जाए। कहती है कि मैं पहले पढ़ाई पूरी करूँगी तब विवाह करूँगी, और अगर ससुराल में उसे प्रताड़ना मिलेगी तो वह पुनः उस घर ससुराल नहीं जाएगी। वह अपने पति को छोड़ सकती है, वो अपने पति से अलग रह सकती है, वो अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने लिए अलग रास्ता बना सकती है। आज की मुन्नी ऐसी मुन्नी है, वो उस तरह की मुन्नी नहीं है जिसे कम उम्र में बांध दिया गया अय्यास पति ने, जिस पर इतने अत्याचार किए और दोबारा फिर उसी के साथ उसको भेज दिया गया, जहाँ पर अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है, जहाँ पर उसका पति उसे मार देता है। ये स्थिति आज नहीं है। आज तमाम तरह के कानून बन चुके हैं और माता पिता भी, लड़की के माता पिता भी अब इस तरह से सामाजिक भय से भयभीत नहीं रहते हैं। अगर उनकी लड़की के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है तो वे खुशी खुशी उसे अपने घर लाते हैं और उसको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करते हैं, या उसका दूसरा विवाह भी कर देते हैं। लेकिन उस समय न तो लड़की का दूसरा विवाह हो सकता था, उसे हर हाल में अपने किसी भी निकम्मे और अत्याचारी पति के साथ ही निर्वाह करना पड़ता था। ये स्थिति जो सामाजिक थी वह आज नहीं है। आज बहुत कुछ बदल चुका है। आज प्रभा भी नहीं है जिस पर ससुर और सास इस तरह के मनमाने जो है व्यंग्यवाण चला सकें, उसके चरित्र पर उंगली उठा सकें। आज की बहू प्रतिकार करती है, वो इस बात को बर्दाश्त नहीं करती, और न जो है पति इस बात को स्वीकार करता है कि उसकी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार किया जाए। वह अपने माता पिता के खिलाफ खड़ा हो जाता है, वह पत्नी के सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें अब घटित हो रही हैं। तो अगर तत्कालीन और समकालीन माने इस समय जो हो रहा है, अगर इस तरह से पूछा जाए, अगर प्रश्न कि तत्कालीन और समकालीन में जो पारिवारिक स्थिति है या नारी की स्थिति है में क्या परिवर्तन आया है, तो आप इसको स्पष्ट बताएंगे कि उस समय और आज की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। ज़रूरत इस बात की है कि आप प्रश्न को समझें। प्रश्न को नहीं समझते हैं तो फिर आपको उत्तर देने में परेशानी होती है।
मैंने कई बार देखा है कि बच्चे प्रश्न को बस ऐसे ही सरसरी निगाह से पढ़कर और उत्तर देते हैं। अगर किसी प्रश्न में 2-3 प्रश्न जोड़े गए हैं तो किसी एक खंड का ही उत्तर देते हैं और इस तरह से उनका नंबर प्रभावित हो जाता है। आप प्रश्न को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िए और देखिए कि क्या उसमें एक ही प्रश्न है या उसमें और भी प्रश्न जुड़े हुए हैं। अगर कई प्रश्न जुड़े हुए हैं या एक से अधिक प्रश्न जुड़े हुए हैं तो सब पर अंक होता है, सब पर नंबर होते हैं। अगर आपने सिर्फ एक खंड का ही उत्तर कितने भी बेहतरीन ढंग से दिया, आपको एक खंड के पर निर्धारित अंक ही आपको मिलेंगे। इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्न को अच्छे से पढ़कर उसके प्रत्येक खंड का उत्तर लिखें। तो बाकी सारे उत्तर तो वही हैं। आप उपन्यास की कहानी जानते हैं, मैंने बार बार रिपीट किया है कि पहले अध्याय से लेकर और 10वें अध्याय तक की स्टोरी क्या है, कहानी क्या है। अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो उसी से संबंधित आएगा। हाँ, प्रश्न का स्वरूप बदल सकता है, प्रश्न को दूसरे ढंग से घुमाकर पूछा जा सकता है, लेकिन उत्तर तो वही है। वह तो पुस्तक से बाहर की चीज़ तो पूछी नहीं जाएगी। हाँ, प्रश्न को आपको समझना अनिवार्य है कि प्रश्न को अच्छे से समझकर उसका उत्तर दें। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से आप उसको पढ़िए और पढ़कर प्रश्नों को समझिए और फिर उसका उत्तर दीजिए।